बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमा हाशिमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमर आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खैरियत से गुजरेगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही गुज़िश्ता रोज़ से अपडेट्स आ रही हैं कोरोना के हवाले से, तो ये लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से भी अपडेट्स आ चुकी हैं। पंजाब में 3 से 4 मुकामात लाहौर, मुल्तान और पिंडी के अलावा अभी भी सोचा जा रहा है कहाँ पर लगाया जाएगा स्मार्ट लॉकडाउन, जिसके बाद मजीद सख्ती आने लगी। बिल्कुल, हॉटस्पॉट फाइंड आउट किए जा रहे हैं कि कहाँ पर कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन पहले जैसे लगा था उससे थोड़ा डिफरेंट होगा इस दफ़ा, क्योंकि ग्रॉसरी शॉप्स, मीट शॉप्स और फार्मेसी शॉप्स की टाइमिंग्स भी फिक्स कर दी गई हैं। किसी आउटसाइडर को उस इलाके में आने की इजाज़त नहीं होगी अनटिल अनलेस आप किसी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हो या कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी हो कि आपने इलाका छोड़ना ही है। कोरोना के वार पूरे पाकिस्तान में मुसलसल जारी हैं और एक ही रोज़ में मजीद 1650 केसेस सामने आए हैं और इस वायरस ने मजीद 9 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं। 155 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर चले गए। पंजाब हुकूमत ने 2 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया है। बिल्कुल, लाहौर, मुल्तान और इसके अलावा रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। लाहौर के इलाके न्यू मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, कैवलरी ग्राउंड, अनारकली, डिफेंस, शादमान की मुख्तलिफ गलियों और इलाकों को सील किया गया है, जबकि दूसरी जाने मुल्तान के इलाके नक्शबंद कॉलोनी, गुलगश्त कॉलोनी और इसके साथ साथ सादत कॉलोनी और मुल्तान के शहरी के इलाके को भी सील किया गया है। इससे कबल इस्लामाबाद के 5 सेक्टर्स को बंद किया गया था, जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे। G83, G84, G62 कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से लॉकडाउन किया गया वहां पर। G10-4, I-10-2 को भी आज सुबह 10 बजे कोरोना केसेस में इजाफे पर सील कर दिया गया और सील किए गए सेक्टर्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी और इस दफा कहा जा रहा है कि सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, चाहे वो SOPs को हो या शहरियों का गैर जरूरी घरों से बाहर निकलना। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जैसे कि कोरोना के हवाले से केसेस भी सामने आ रहे हैं मजीद भी, तो हाई प्रोफाइल केसेस भी कल भी खबरों की जीनत बने रहे। कमरुज़्ज़मान कारा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और अभी भी वो इस वक्त कोविड की वजह से घर पर ही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाए। और आपको ये भी बताएं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की कैंपेन जो है वो चला रहे थे और उनके हमरा जो है वो पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत इवन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके हमरा थे। दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें मुस्लिम लीग नून का, तो रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन सफदर का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और उन्होंने अपने आप को जाती उम्रा में क्वारंटीन कर लिया है। मुस्लिम लीग नून और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम सफदर के शौहर कैप्टन मोहम्मद सफदर इस वक्त इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर थे और ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज ने जो अपना टेस्ट कराया है, मरियम औरंगजेब ने ये बताया कि उनका टेस्ट क्लियर आया है, वो कोरोना नेगेटिव हैं। अलबत्ता कैप्टन सफदर का पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से उन्हें अब क्वारंटीन कर लिया है अपने आप को लाहौर में। बिल्कुल, तो बेसिकली क्वारंटीन किया जाना ज़रूरी भी है और अपने साथ टेस्ट भी करवाने ज़रूरी हैं। और इससे पहले भी वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और नूनी के रहनुमा सदर शहबाज शरीफ, मुसद्दिक मलिक, साबिक वज़ीर आज़म शाद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज, मरियम औरंगजेब, मौलाना बख्श चांडियो भी कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त ये ज़रूरी है मेरे ख्याल में कि आपको मालूम है कि कोरोना किस तरह से फैल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं, लार्ज गैदरिंग्स हैं, उनको अवॉइड किया जाए। अगर कहीं पर आपको बुलवाया भी गया है तो आप कम से कम मास्क पहन कर ज़रूर जाएं, क्योंकि शादियों पे अगर आप जा रहे हैं आगे नवंबर दिसंबर में खासी शादियां नज़र आ रही हैं आपको, आपके फैमिली। मैंने तो वैसे माजरत कर ली है कि मेरे लिए पॉसिबिलिटी अगर आप अवॉइडेबल नहीं है तो फिर भी आप मास्क एटलीस्ट पहने। मैं देखा है कि लोग नहीं पहन रहे। जिसे कहते हैं ना, कहना बहुत आसान है, सुनना मुश्किल है। आप लाहौर में ही देख लें, आप जितनी मार्केट्स देख लें, जितने बाजार देख लें, आपको या तो चिन के ऊपर मास्क पहने हुए लोग नजर आएंगे या हाथ में पकड़े हुए। लिटरली मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं वीकेंड पे एक शादी पे गया, 250 के करीब लोग होंगे, 200 से 250, सिर्फ मैंने और एक मेरे चाचा ने मास्क पहना हुआ था। पूरे हॉल में किसी ने मास्क पहना, बाहर मास्क लगा के भी लोग वहां पर स्टॉल रखा हुआ उन्होंने इंतजामिया ने, लेकिन कोई इंश्योर नहीं करवाता, सख्ती से नहीं करवाते। तो बेसिकली आपकी अपनी जिम्मेदारी घर से मास्क पहन के जाएं। दिस इज द रीजन कि अब सेकेंड फेज में मैरिज हॉल्स जो है वो बंद करने का ऐलान भी कर दिया गया है कि 30 जनवरी तक मैरिज हॉल्स यानी कि जो क्लोज कंपाउंड्स हैं वहां शादियां नहीं होंगी। इवन मार्केट्स के अंदर भी शादी नहीं होगी, कनूपी जिसके अंदर लगी होगी, कवर्ड एरिया में अब शादी नहीं हो सकती, आपको ओपन एयर में करनी पड़ेगी। और अब आप देखिएगा कि ये 2 महीने जो शादियां होंगी वो मैक्सिमम डे टाइम फंक्शन होगा और ओपन एयर में होगी, तो उससे मेरे ख्याल से वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी रह सकेगी और खुली जगह होगी तो वो इजी भी रहेगा। अलबत्ता इससे बचने के लिए वैक्सीन इसका बहुत शोर मचाया जा रहा था, बहुत बात भी हो रही थी और इंटरनेशनली भी इसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा था। नाउ फाइनली वी हैव कम टू दैट पॉइंट कि जनवरी से लेकर नवंबर तक इट टुक ऑलमोस्ट
10 months, 11-10 months, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज ने काम किया। अब अमेरिका की जो 2 दवासाज कंपनीज हैं वो दावा कर रही हैं कि जी हमने तो वैक्सीन तैयार कर ली। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि 90% पर काम हो चुका है और ये मौसर है 90% तक। दैट मीन्स कि बहुत बड़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। और खबर एजेंसी के मुताबिक इसमें ये दावा किया गया है कि जर्मन दवासाज इदारे बायोटेक के साथ मुश्तरका तौर पर यह तैयार की गई है वैक्सीन अपने तीसरे आजमाइशी मरहले में कोरोना को रोकने में 90% तक मौसर साबित हुई है। 3 ट्रायल्स यानी कि इसके हो चुके हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों को 4 हफ्ते के दौरान आजमाइशी वैक्सीन की 2 खुराकें दी गई और दूसरी खुराक के 1 हफ्ते बाद वैक्सीन ने कोरोना के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना शुरू कर दिया था। ये वो ट्रायल्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलते रहे और अब तीसरा आजमाइशी मरहला इसका शुरू हो गया, जिसके पहले हिस्से में आने वाले नताइज से जाहिर होता है कि हमारी वैक्सीन कोरोना को रोकने की सलाहियत रखती है। दवासाज कंपनी ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल के नताइज बहुत कामयाब रहे और अब भी कोरोना वैक्सीन के तजुर्बात में कोई तशवीशनाक बात सामने नहीं आई। दैट मीन्स कि अभी तक इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया और बहुत से केसेस में मेजर परसेंटेज ये साबित कर रही है कि ये वैक्सीन जो है आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपकी एंटीबॉडीज को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोविड-19 आपके ऊपर अटैक करे तो आप उससे फाइट कर सकें। और इसके साथ साथ जैसे कि वैक्सीन जो है हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिकन कंपनी ने भी तैयार की है, जर्मन कंपनी, रूसी कंपनी, चाइनीज़ कंपनीज भी वैक्सीन तैयार कर रही हैं और चाइना की एक कंपनी पाकिस्तान में भी ट्रायल 3 फेज पे पहुंच चुकी है। यहाँ पर भी लोगों को वॉलंटरली इस वक्त वैक्सीन दी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी बड़े मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हम देखना चाहते हैं इसके रिजल्ट्स क्या हैं। बिल्कुल, तो बड़े पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं। तो अगर वॉलंटरली अगर कोई करना चाहता है वैक्सीन में तो वो ज़रूर जा सकता है। इसके अलावा ओवरऑल भी इस पर बहुत काम हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द वैक्सीन बाय द एंड ऑफ द ईयर भी सामने आ जाए और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग मुतासिर हैं या हो सकते हैं उनको ये वैक्सीन मिल जाए। और जब 3rd फेज कंप्लीट होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। पहले मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, फिर ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में ये जाएगी, फिर WHO और इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो मेक श्योर करेंगे कि 3rd वर्ल्ड कंट्रीज में भी ये वैक्सीन अवेलेबल हो। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि प्रोसेस काफी लंबा चला जाएगा, तो फिर दुआ यही है कि इसका 3rd फेज कामयाबी से कंप्लीट हो और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए साथ 3 से 4 कंपनीज बना लें ताकि एक प्रोडक्शन लेवल ज्यादा बन जाए। और शुरू में आप देखिएगा इसकी कॉस्ट कटिंग जो है वो बहुत ज्यादा होगी और गवर्नमेंट्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक ये मिल सके। लेकिन फिलहाल फॉर नाउ हमें यही कहना है कि ये 3rd फेज कंप्लीट हो तभी आसानियां पैदा होंगी आइंदा आने वाले इंशाल्लाह ताला। तो ये जी मामला है कोरोना के हवाले से अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स भी हम आपको देंगे, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उसके लिए खासी गर्मा गर्मी भी देखने में आई, बयानात दिल से हो रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने देखा कि पाकिस्तान में नैब केसेस के हवाले से बहुत सी पेशरफ्त हुई, अपडेट्स हुई, लेकिन सज़ाओं के हवाले से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं अभी भी। और इसके साथ साथ एक मामला है वादा माफ गवाह का, वो भी सामने आते हैं बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में। तो कल एक बहुत बड़ी खबर आई इसी हवाले से कि शहबाज फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले मुश्ताक चीनी ने इंकशाफ किया है कि सुलेमान शहबाज के 60 करोड़ की ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के लिए उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट इस्तेमाल किया गया। कर्ज की फर्जी मुआहदे भी बनाए गए और मफरूजे को हकीकत रंग देने के लिए सलमान शहबाज ने 10 करोड़ मुंतकिल कराए। शहबाज फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले मुश्ताक चीनी का बयान भी सामने आया, जिसमें मुश्ताक चीनी ने बताया कि कासिम कयूम और अब्दुल कयूम ने मेरे अकाउंट से 50 करोड़ रुपए से जायद की टीटीज लगवाई। और शहबाज फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले मुश्ताक चीनी ने अपने बयान में यह भी एतराफ़ किया कि कासिम कयूम और अब्दुल कयूम ने मेरे अकाउंट से 6 करोड़ रुपए की टीटीज लगवाई। मैंने कासिम कयूम को नकद 6 करोड़ रुपए दिए, फिर कासिम कयूम ने वो टीटीज लगवाई। जाहिर है कि ये रकम मुझे बाहर से ही मौसूल हुई थी। उन्होंने मजीद ये भी कहा, अबू ज़र के 2014 में मुझे सलमान शहबाज का काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कहा गया कि सलमान शहबाज के 60 करोड़ को ब्लैक से व्हाइट मनी में मुंतकिल करना है। मैंने बेबसी का इजहार किया तो कहा गया कि सिर्फ आपका अकाउंट इस्तेमाल होगा। पुराने कारोबारी ताल्लुकात और लालच में आकर मैंने इसकी इजाज़त दे दी। तो अब ये मामला किस तरफ जाएगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है और इसके साथ साथ इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, वादा माफ गवाह बनना और फिर उसके बाद उसके प्रूफ करना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ प्रूफ भी करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर जब क्वेश्चंस होंगे
होंगे तो फिर उसके आंसर्स भी देने होंगे, फिर उसको क्रॉस चेक भी किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी। लेकिन ये मामला ऑब्वियसली कल जेर बहस रहा है और काफ़ी इस पर बात हो रही है, वादा माफगाह बनना और उसके बाद उसके प्रूफ करना एक डिबेटेबल बात है, कैसे इस पर अब आगे इसका होगा क्या, लेकिन इम्पैक्ट इसके क्या हो सकते हैं ये भी एक बड़ी सवाल बनता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली उनके केस के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट डाल सकता है अगर ये पूरे का पूरा बयान सच साबित हो जाता है। तो फिर वो टीटीज का मामला हो, आमदन से ज़ायद असासाजात का मामला हो, ब्लैक मनी का मामला हो जो जिसके ट्रेसेस नहीं मिलते हैं, तो उसमें ये अगर प्रूव हो जाता है तो इट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हो रहा है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लेते हैं, जहां पर इलेक्शंस की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गिलगित बल्तिस्तान के इससे पहले इलेक्शंस कभी भी इतने एक्टिविटी से भरपूर और इतने जोश जज्बे और जलसों जुलूसों से भरपूर नहीं रहे। आप देखिए मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरीम नवाज डेरे डाले बैठी हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जहां पर बड़े बड़े वो जलसे कर रही हैं। और उससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे और जलसे कर रहे थे और एक बड़ी तादाद लोगों की शिरकत कर रही थी। इवन पीटीआई की तरफ से उनकी जो लोकल क़यादत है, क्योंकि उन्हीं को अलाउड है ये कैंपेन्स रन करना, वो भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली, और इसके साथ वज़रा भी नजर आए एक्टिव। इस पे हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के तमाम के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। एनीवे जी, इसके साथ साथ चूँकि हम लोग सारी बात कर रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर खासी पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र आ रही हैं, तो मरीम नवाज साहिबा भी खासी एक्टिव हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को लेकर, और उन्होंने भी शदीद तनकीद की कल एक और जलसे में इमरान खान पर। उन्होंने कहा कि मैं इस शख्स का नाम नहीं लेना पसंद करती। और गोप्स का इलाका है, गोप्स का, जहाँ पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कभी इस जारी हुकूमत को मैंने नहीं माना है और ना ही इसको समझा है, और ये मैं दरख्वास्त की है कि उनके नसीब में अवाम की खिदमत करना ही नहीं लिखा हुआ। नहीं करूंगी, मैंने कब इस जाली हुकूमत से दरखास्त नहीं करूंगी, मैंने कभी हुकूमत को ना हुकूमत समझा है ना इससे दरखास्त की है। मैं ये जरूर कहूंगी कि इनके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है। पाकिस्तान को आज जितनी भी बीमारियां और मसाइल लाहक हैं, चाहे वो आपके घरों में आई महंगाई हो, चाहे वो बिजली और गैस के बिलों में इजाफा हो, आपके मसाइल का एक ही हल है और उस हल का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। पाकिस्तान में मोटरवेज किसने बनाई मेरे भाइयों, किसने बनाई? पाकिस्तान के अंदर सड़कों के जाल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी किसने बिछाए? ये सब काम करता है नवाज शरीफ। मेरी मजबूरी है कि मुझे अवाम के मुजरिम इमरान खान का नाम लेना पड़ता है, और मुझे अफसोस इसलिए है कि मैं एक ऐसे शख्स का नाम लेती हूँ जिसने अवाम की खिदमत तो उसको, वो जज्बा तो उसको छू के भी नहीं गुजरा। जब इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है, और उस पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान। उसका नाम है इमरान खान की जो जमात इधर से तोड़ जोड़ के बनाई हुई है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप लोग ये जानते हो कि जो हुकूमत आज गई या कल गई, जिस हुकूमत का जहाज डूब रहा हो, उस हुकूमत के जहाज पे कोई सवार नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह उससे छलांग लगाएगा। मरीम नवाज ने खासी तनकीद की हुकूमत के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, लेकिन वहीं पर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन स्ट्रक्चर तक की बात की और ये भी कहा कि ये सब कुछ नून लीग की बदौलत मुमकिन हुआ। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती है, लोग मानते हैं या नहीं ये तो इलेक्शन डे वाले दिन पता लगेगा। लेकिन बहरहाल कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी जलसा किया। जरा नगर में वो एक इंतखाबी जलसे से खताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का सूबा हमारे मंशूर का हिस्सा है और इक़्तिदार में आने के बाद उनकी जमात जीबी की आवाम को हक के मलकियत और हक के हाकमियत देगी। बिल्कुल, इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के ज़रा नगर में उन्होंने ये भी कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने यहाँ से FCR का खात्मा किया और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल जो है किया और हम भी इसका मुकम्मल मिशन करेंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो ने जिसका आगाज़ किया था, उन्होंने ये भी कहा कि ज़रदारी हुकूमत जो थी उसने भी बहुत इधर काम किया है और इसमें कोई शक भी नहीं है। FCR और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान को सूबे के इख्तियारात देना, फिर वहाँ पर इलेक्शंस करवाना, ये सब कुछ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में पिछले दौरों में भी हुआ है। सब्सिडीज़ जो दी गई हैं पीपल्स पार्टी के दौर में दी गई हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ GB के अवाम को, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन डे मैटर करता है, इलेक्शन डे में रिजल्ट क्या आता है वो भी मैटर करता है। 15 नवंबर को क्या रिजल्ट आता है ये तो पता लगेगा, लेकिन फिलहाल आपको सुनवाते हैं कल उन्होंने कहा क्या। पहले
इलेक्शन से पहले हर मौका पे उसने मुखालफत किया। जब सुप्रीम कोर्ट में ये इशू आया तो इमरान खान का रिव्यू पिटिशन मौजूद है। जब उसका कैबिना में ये जनवरी में ये टॉपिक उठा तो उस वक्त भी मुखालफत किया। अचानक सोच रहा है इलेक्शन के दौरान हम हुकूक देने वाले हैं, हम हुकूक छीनने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप वाज़ी अक्सरियत दिलवा दें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। आपके नौजवानों को, यहाँ के अवाम के लिए हक़ रोज़गार को भी डिलीवर करना है। इलेक्शन से पहले ये आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा क्या, और अब जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड भी देख लेते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद जो हैं वो कल गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खपलू में खिताब कर रहे थे और उन्होंने डायरेक्टली पहले तो मुखातिब किया बिलावल भुट्टो को कि जान लें कि पर्ची पर सूबे नहीं बनते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चोरों ने जिस तरह पाकिस्तान को लूटा उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी नहीं छोड़ा और बदकिस्मती से मादी की हुकूमतों ने गिलगित बल्तिस्तान पर कोई तवज्जो नहीं दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नारा था खाता है तो लगाता भी है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है और जो खा चुके हैं उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। तो जी ये थी मुराद सईद जिन्होंने बात की और भरपूर उन्होंने भी तनकीद की। ऑब्वियसली गवर्नमेंट में है, अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक अपडेट भी आ चुकी है, वो ये है जी कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम अरकान असम्बली गिलगित बल्तिस्तान छोड़ जाएँ। तो अब इंतखाबी मुहिम जारी रखने तक तमाम अरकान असम्बली को 12 नवंबर तक इजाज़त मिल चुकी है कि वो गिलगित बल्तिस्तान में रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये मामला जो है ना अभी 1-2 रोज़ हमें और मजीद देखने में भी आएगा। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार खुशनूद अली खां हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुशनूद साहब। खुशनूद साहब अस्सलाम वालेकुम। खुशनूद अली खान साहब से हम रब्ता कर रहे हैं, वो हमारे साथ अभी लाइव होंगे। जी जी अभी आवाज़ नहीं पहुंची और जैसे ही हमारा रब्ता होता है तो बात करेंगे उनसे कि तमाम सिचुएशन इस तरफ है क्या। तो ये जो चीफ जज का हुक्म मुअत्तल हुआ है, मेरे ख्याल में इससे जो एक थोड़ी कन्फ्यूजन आ गई थी ना कि आइंदा शायद 2 दिन में क्या होने जा रहा है, क्या बिलावल भुट्टो जो कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार कर लें या फिर जो हुकूमती अरकान थे वो जा नहीं रहे थे। तो मेरे ख्याल में जो चीफ जो वहाँ की अदालत है उसने ये सोचा होगा कि ये मामला मजीद आगे बिगड़े, इनको करने दें 2-3 दिन मजीद तकरीरें, इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्शन डे में होना है वो तो होना ही है। आई थिंक दैट वाज़न्ट फेयर एट ऑल। मैं आई वुड से कि ये उन्होंने ऐसे देखा होगा, ऐसे नहीं बिल्कुल। जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके इलेक्शन कमीशन का जो रूल है उसके अंदर अगर मेंशन नहीं है कि अरकान असेंबली कैंपेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो फिर खुद से रूलिंग उस तरह से बनती नहीं है या पता नहीं सर्कमस्टांसेस उसके ऊपर नहीं जाते। बहरहाल कल ये जो सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट है उन्होंने तो इसको बिल्कुल ही कहा कि ये कोई ऐसा फैसला नहीं है। उनके हुक्म को उन्होंने मुअत्तल भी कर दिया और कहा कि ये इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी रहेगी। खुशनूद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुशनूद साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आ रही है आवाज़। बहुत शुक्रिया खुशनूद अली खान साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस जैसी हाइप, जैसी एक्साइटमेंट और जैसी कवरेज इवन ऑन मीडिया हम देख रहे हैं, इससे कबल उस तरह से शायद कभी भी नहीं रहा। ये गहमा गहमी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की और सब लोगों की नजरें वहां पर जमी होना और पार्टी के लीडर्स वहां जाकर कैंपेन्स रन कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आप इसको? देखिए, इसकी तो एक ख़ास है जो हमने गिलगित बल्तिस्तान को सेंसिटाइज कर दिया है। अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनना है तो बाकी सूबों के बराबर सेनेट की सीटें मिलनी हैं उनको। इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। जब उन्हें एक सूबे का हक मिल जाएगा और उनको सेनेट की उतनी सीटें मिल जाएंगी तो वो उतने ही अहम होंगे जितना पंजाब है, जितना सिंध है, जितना बलूचिस्तान है, जितना पख्तूनख्वा है। ये वो नुक्ता है जिस पे दरअसल काम हो रहा है। बाकी वहाँ दिखाया जा रहा है। देखिए, मीडिया का भी एक मसला है। मीडिया के पास सिवाय PDM, सिवाय गिलगित बल्तिस्तान और इसके अलावा इश्यूज़ क्या हैं? हम सुबह मसलन कल देखिए हमारा रवैया क्या है। कल की सबसे बड़ी खबर ये थी कि वैक्सीन तैयार कर ली गई है कोरोना की। जी जी। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को ऐसे लगा जैसे खबर ही नहीं हुई। दुनिया की सबसे बड़ी खबर वो थी
उसकी वजह से स्टॉक्स बढ़ गए, मार्केटें तेज हो गई, सारी सरगर्मियां तेज हो गई। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को जिसका दावा है, इतने लोग बैठे होते हैं मुख्तलिफ शोज में और लगता है ऐसे है कि बस सब कुछ इन्हें ही मालूम है, और सबसे बेखबर पाकिस्तान का मीडिया रहा कि पाकिस्तान के मीडिया ने उसे वो इशू नहीं बनाया। और आज भी मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए लोकली। देखिए, जो चाइना है उन्होंने अपनी तरफ कुछ कर दिया है, और हम हैं कि हमारे आर्मी चीफ ईद वहाँ जाके मनाते हैं। अच्छा, वो सेंसिटिव तो है, लेकिन हमने आपस की इस्लाही में वहाँ ऐसी गुफ्तगू करनी शुरू कर दी है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। जी, इंडिया गिलगित बल्तिस्तान को एक इशू बनाना चाहता है पाकिस्तान में, और हम उसकी मदद कर रहे हैं, और हम ऐसे मौके पर ऐसी बातें कह रहे हैं लेकिन जो हमें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन खुशनूद अली खान साहब, हम किस तरह मदद कर रहे हैं? माजरत के साथ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी मैं इस बात पर कि गिलगित बल्तिस्तान सहमा गहमी और इलेक्शन कैंपेन्स को मीडिया अगर दिखा रहा है तो इट्स नॉट नेगेटिव एट ऑल, एंड आई थिंक ये बड़ा जरूरी भी था, इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है उसको। आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके पीछे लॉजिक्स भी हैं, लेकिन वहाँ के इलेक्शंस भी अभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पंजाब, सिंध और केपीके में हो। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है, दिखा रहा है। लोड और सुन लिया मैंने, आप इतना लंबा सवाल नहीं करती तभी मैं जवाब देता। मुझे लगा मुझे अपना पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। हुआ था कि हाँ, नहीं मैं कहीं वो नहीं हूँ कि जिसे बड़ा क्लियर करना पड़ता है। देखिए, हमने गिलगित बल्तिस्तान जाकर अपने मुल्क की, यानी इधर पाकिस्तान के हिस्से की पॉलिटिक्स और मुख्तलिफ लोगों को, मसलन वहाँ जो वफाकी वज़ीर ने जो वहाँ थे, उन्होंने मरियम नवाज़ के बारे में ज़ाती तौर पर जो कमेंट्स दिए, जी, आप मुझे ये बताइए कि इंडिया को ये आवाज़ मौसूल होनी चाहिए, और हमने वहाँ मैं उन इश्यूज़ पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। जी, हमने वहाँ सारे मुतनाज़ इश्यूज़ छेड़े हैं जो हमें नहीं छेड़े। इशू जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो नुक्ता है जो आपने कहा कि सूबे का, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सेनेट के अगर सीट्स देने में क्या प्रॉब्लम है, और ये क्या आईनी तौर पे हमें इजाज़त है इंटरनेशनली? क्योंकि ये भी बात की जा रही है कि ये मामला किस तरफ जाएगा, मज़ीद कन्फ्रंटेशन भी हो सकती है। सूबे का ऐलान करना आसान है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल है। मैं इस तरह गुफ्तगू का आदी नहीं हूँ, मेरी अब उम्र ऐसी नहीं कि मैं आपके साथ, आपने मुझे बात मेरी मुकम्मल ही नहीं करने दी। जी, आप कीजिए कंप्लीट। आप भी पहले से सवाल तय सुनिए, मुझे आपके ऐसे सवालों के जवाब नहीं देने जो आपने पहले से तय कर रखे हैं कि ये बोलना है। मुझसे आपने एक बात पूछी, मैं उसका जवाब दे रहा था, आप दरम्यान में फिर आ गए कि जी ये है। कोई बात नहीं, खुशनूद अली खान साहब, आप बात कंप्लीट कीजिए। जो बात आपने करनी है ना, वो प्रोग्राम की तरह करे। आप तो लगे हुए हैं सुबह रेटिंग बनाने के चक्कर में। नहीं, कोई रेटिंग नहीं बना रहे हम। उम्र अब वो नहीं है। नहीं, आप बना रहे हैं। मैं अच्छा सर, बात कंप्लीट कीजिए ना, हम सवाल करने का अंदाज ये है, आप धीरे से बात कीजिए ना। आप मुझसे कोई एक बात पूछिए, आप तो पता लगता है अभी मैं बात शुरू करने लगा हूँ, मेरी बात खत्म हो जाती है, तो मैं मुंह दिखाने तो नहीं आया। अच्छा सर, अभी हम बात कंप्लीट बात। सर, इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए जो आप कह रहे हैं। जो मुतनाज़े चीज़ें हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हैं या हमारी इनर हैं, वो हमें अपने, वो जो फवाद चौधरी ने कहा था कि अपने कपड़े इंडिया के पास जाके नहीं धोने हैं, हमें वहाँ भी नहीं धोने हैं। मसलन मैंने एक वज़ीर का जिक्र किया कि उन्होंने जो गुफ्तगू की, अब जो जवाब आ रहा है, मैं समझता हूँ वहाँ अपोजिशन पूरी शाइस्तगी से बात कर रही है। वहाँ पे बिलावल ने कल कहा कि एक मिसाल देकर कहा कि फलाने वज़ीर को इमरान खान साहब ने वहाँ भेज दिया है। मैं समझता हूँ ये वो इशू है। आपको मालूम है कि कल एक इजलास होने वाला है, वो जिस पे आर्मी चीफ ने बात की थी,
कल उस तरह का एक सिक्योरिटी का इजलास पाकिस्तान में होने वाला है, जिसमें शायद गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी चीज़ें ज़ेर गौर आएंगी। तो हमें उनकी फिक्र ही नहीं है, हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं सेनेट की सीटें ज़्यादा लेंगे कम लेंगे, पीपल्स पार्टी ज़्यादा है, मुस्लिम लीग ज़्यादा, और पीटीआई ने तो हद ही कर दी है कि उन्हें असल जो हमारे मसाइल हैं उनका कोई इदराक ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हमें देखिए अपनी वो बातें जो मुतनाज़ हैं, मसलन आर्मी चीफ जो है वो अगर ईद वहाँ मनाते हैं तो इसका मतलब है कोई सेंसिटिव बात है जी। अच्छा, हम वहाँ सारे जा रहे हैं, यलगार कर रहे हैं, और वहाँ से हासिल क्या कर रहा है? हमको इलेक्शन जीतना, हमारे मंशूर सामने है लोगों के, हमने क्या किया है वो भी सामने है, हम क्या करेंगे वो भी सामने है, हुकूमती जमात जो है उसने क्या किया है, क्या कर रहे हैं। लिहाजा आराम से उसको देखिए, हाइप तो होगी जब इलेक्शन होगा, सीटें होंगी, सेनेट भी आ गया है तो हाइप होगी, मगर हमें अपने मुल्क का जो रोशन चेहरा है वो वहाँ पेश करना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खुशनुदरी खान साहब, अब जरा ये भी कह दीजिएगा कि ये हाइप, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉजिटिविटी भी आनी चाहिए और पॉजिटिव चीजें हाईलाइट होनी चाहिए। जीतते हुए आप किसको देख रहे हैं? कैंपेन्स तो तीनों जमातें बड़ी स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। देखिए, बेसिक बात यह है कि वो इलाका जो है वो एक तरह से पीपल्स पार्टी का है। अगर आपको याद हो, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा वहाँ से कामयाब हुई चित्राल से और इन सीटों से जी, तो पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि वो अपने विरसे को हासिल कर ले। अच्छा, लेकिन जो जलसों के एतबार से अगर आप देखें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा जलसा शायद दूसरी जमातें नहीं कर रही हैं। अच्छा, कुव्वत और इक़्तिदार है हुकूमत के पास, और उनके वजीर वहाँ जाके कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, बाकी तो वादे कर रहे हैं, वो कहते हैं हम ये कर देंगे। लिहाजा वहाँ खूब मुकाबला है, और ये मैं आपको बताऊं जी, ये इनका जो नतीजा है गिलगित बल्तिस्तान का वो अनप्रिडिक्टेबल होगा, इसलिए कि पीपल्स पार्टी भी बहुत कुव्वत में लग रही है, नून लीग भी कुव्वत में लग रही है, और हुकूमत अपना हुकूमती जोर दिखा रही है जी। लिहाजा ये डिवाइड होगा, ऐसे नहीं है। जमातों ने पहले उस तरफ तवज्जो नहीं की, अब जमातें गई हैं, अब लोगों को मौका मिला उन्हें सुनने का, अब लोग उस पर फैसला करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि विरासत अगर है जी तो वो पीपल्स पार्टी की है। और अगर बहुत शुक्रिया खुशनुदरी खान साहब, आपने हमें बताया तमाम सिचुएशन, और ये बताया कि यहाँ पर जो अगर विरासत है तो वो है सडे के पास, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ऑब्वियसली काम भी किए हुए हैं, और इसके साथ वहाँ पर मज़ीद भी काम किए जाने के हवाले से जो बात की जाती है, इन पास्ट भी किया है और आगे भी कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ये भी हिस्ट्री है कि जो हुकूमत होती है उसी के तरफ ज़्यादा सीट्स जाती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो लेट्स सी 15 के बाद क्या होता है, लेकिन अभी तक पलड़ा जो है ऑब्वियस पीपल्स पार्टी और फिर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा जाता है। थोड़ा सा नाराज हो रहे थे खुशनुदरी खान साहब, तो मैं उनसे ऑनरी अपॉलोजेटिक बिहेवियर के साथ माफी भी मांग लेती हूँ कि सर हमारे पास टाइम कम होता है, जिसकी वजह से चीजों को मैनेज करना होता है। इट वाज़न्ट अबाउट, फिर असल में हमने टॉपिक्स भी बनाए होते हैं ना कि किस बार टॉपिक पे किससे क्या बात करनी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस खुशनुदरी खान साहब, और आपने बड़ा जबरदस्त अपना तज्जिया जो है वो नाज़रीन के सामने रखा। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब बात कर लेते हैं लाहौर में चलने वाली भागती दौड़ती ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का, जिसका इफ्तिताह 25 अक्टूबर 2020 को हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाले सीपैक मुआहदे के तहत शुरू होने वाली ये ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस, सीपैक के इस मंसूबे को शुरू नून लीग की हुकूमत ने किया, लेकिन फिर बीच में बहुत दफ़ा स्टेज भी चलते रहे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, कुछ सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रोटेस्ट भी हुआ, कई महीने काम रुका रहा, लेकिन फाइनली जो कंप्लीट 2017 में होना था, बट फाइनली 2020 में इसको मुकम्मल किया गया और इस मंसूबे पर 1.45 अरब डॉलर लागत आई है। और चूंकि बहुत बड़ी अमाउंट है इस मंसूबे पर सीपैक से 1.34 बिलियन डॉलर, जबकि सूबाई हुकूमत ने 34 अरब रुपए खर्च किए हैं, और फी स्टॉप किराया कम अज कम
40 रुपये है और सब्सिडी के बगैर 80 रुपये तक किराया बनता था, लेकिन 40 रुपये से ज़ायद किराया आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाता, इसलिए ये फैसला किया गया। बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट ये मंसूबा, इसमें कोई शक नहीं है। CPEC के तहत ये शुरू किया गया और बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया ऊपर से अगर देखा जाए, और जब आपने भी सफ़र किया इसमें जी, हमने देखा था, तो क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि 27 किलोमीटर लंबा है, जी जी, तो और पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट है, तो पाकिस्तान का ये पहला बड़ा मंसूबा था ऑरेंज ट्रेन का। तो हमने ये देखा कि ऊपर से तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त है, स्टेशन भी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये 27 किलोमीटर का सेक्शन ऑन रोड अगर देखा जाए उस पर थोड़े से क्वेश्चंस थे। ऑन रोड से हमारी मुराद जो उससे मुत्तसिल सड़कें हैं कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया गया तो इस पूरे 27 किलोमीटर के ट्रैक की जो इर्द गिर्द की सड़कें थी, जाहिर है उनको उखाड़ा भी गया। कई कई महीने, कई कई साल ताजर बेचारे उन इलाकों के परेशान रहे, वो चाहे मुल्तान रोड का आप जिक्र कर रहे हैं, मैकरोल रोड, और वो पूरा जो एरिया है वो काफ़ी मुतासर रहा इससे। लेकिन अब चूंकि ये तो शुरू हो गया और फंक्शनल हो गया प्रोजेक्ट, और लोग इस पर सफ़र भी कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग वैसे तफरीही बेस पर अभी तक सफ़र कर रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, बाकायदा प्लान करके जाते हैं। लेकिन वहीं पर अब मुतसिल सड़कों के ऊपर क्या काम किया गया? क्या उसकी हालत बेहतर हुई? क्या उन सड़कों को दोबारा से कार्पेटिंग करके नीट एंड क्लीन किया गया? क्या वाकई वहां पर रोड्स लगे हैं या नहीं लगे? सड़कें तो एग्जैक्टली सड़कें तो बना दी गई 2018 में, इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप सड़कों पर होते हैं तो आपको वहाँ पर बिल बोर्ड चाहिए होता है, आपको वहाँ पर रोड के ऊपर जो साइन बोर्ड होते हैं वो चाहिए होते हैं, फिर आपको यू टर्न्स के लिए रोड चाहिए होती है, प्रॉपर रोड चाहिए, आपको ग्रीन बेल्ट साफ चाहिए, सफाई का इंतजाम वहाँ पर चाहिए, और इतना क्योंकि एक खूबसूरत बड़ा रोड है, खूबसूरती चाहिए। एग्जैक्टली 27 किलोमीटर का एक सेक्शन है लाहौर में। आप अली टाउन से लेकर आप डेरा गुजरा तक जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक सेक्शन लाहौर का इसमें कवर होता है। नीचे जो लोग जा रहे हैं उनकी क्या हालत है, तो हमने सोचा कि वो आपको दिखाते हैं कि वो उनके लिए क्या आसानी है रोड पर सफ़र करना, क्या उनको मालूम है कि कहाँ पर वो जा रहे हैं, उस पर एक हमने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के हवाले से बात करने के लिए अली टाउन के बाहर। अली टाउन डिपो ये वो जगह है जहाँ से ये एक एंड इसका स्टार्ट होता है और दूसरा एंड इसका एंड होता है डेरा गुजरा पर। अब ये 27 किलोमीटर का एक तवील ट्रैक है जिसके ऊपर बात की गई, बहुत ज़्यादा बात की गई, और 5 साल में ये मुकम्मल हुआ। बड़े अच्छे अंदाज से इसको मुकम्मल किया जा सकता था, लेकिन दरमियान में कुछ अदालती स्टेज आ गए और इसमें कुछ सुस्ती भी आ गई, कुछ कंपनीज दरमियान में काम छोड़ गई, किसी को काम छोड़वा दिया गया। लेकिन आफ्टर ऑल ये मंसूबा अब मुकम्मल हो चुका है, इसका इफ्तिताह हुआ है। लेकिन हमारी टीम ने ये सोचा कि ट्रेन का ट्रैक तो सबने देखा है, क्यों ना हम इस ट्रेन के ट्रैक के जो नीचे सड़क गुजरती है, जो इलाके गुजरते हैं, वो भी आपको दिखाएं। तो हमने ये आगाज़ किया है अली टाउन से, हम चलेंगे डेरा गुजरा तक, आपको साथ लेकर चलेंगे और फिर देखेंगे कि ये $1.5 बिलियन से जो मंसूबा तैयार हुआ, ऊपर से तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर जो नीचे जो रोड गुजर रही है वो कैसी है, जो इलाके हैं वो कैसे हैं, और फिर सफाई और दीगर जो काम है वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं। तो जी, हम इस वक्त केनाल व्यू स्टेशन से गुजरे हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ना अब तक कोई बोर्ड आया है जिसमें लिखा हो केनाल व्यू ये स्टेशन था, ना ही हमारे जो मुसाफिर हैं जो अपने बाइक पर, गाड़ी पर या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुजर रहे हैं, उनके लिए कोई आसानी नहीं है कि उनको दिखाया जाए कि यहाँ पर यू टर्न आ रहा है, कितनी देर बाद यू टर्न है, यू टर्न की कोई डायरेक्शंस नहीं है। फिर इसके अलावा ना ही रोड जो है यू टर्न के ऊपर बना हुआ है, कारपेट नहीं हुआ हुआ, सफाई का इंतज़ाम आप देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर काम नहीं हुआ हुआ, और ऐसे लग रहा है कि सिर्फ ट्रैक को चलाना ऑरेंज ट्रेन का ही मकसूद था। इसके अलावा जो नीचे से उसकी सफाई थी, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो जिम्मेदारी होती है डिपार्टमेंट्स की, उसमें चाहे टीपा है, LDA है, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड है, चाहे इसके अलावा MCL है या मैस ट्रांजिट मंसूबे की जो कंपनी है वो इसकी ज़िम्मेदार है। ये तो हम बाद में मालूम करेंगे कि कौन ज़िम्मेदार है, और फिर उससे जवाब भी हम लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नीचे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था उसकी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं। नाज़रीन, अब हम मुल्तान रोड पे इस वक्त गुजर रहे हैं और हम टुवर्ड्स हैं डेरा गुजरा, और मैं कहीं से यू टर्न लेना चाहता था, मुझे नहीं मालूम था कितनी देर बाद यू टर्न आ रहा है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यू टर्न्स के ऊपर कोई बोर्ड नहीं है, उस इलाके का कोई बोर्ड नहीं है। एक और यू टर्न आया है, इसके ऊपर भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। फिर हम जब किसी इलाके में गुजरते हैं, वो कौन सा इलाका है ये नहीं मालूम हो सक रहा। मतलब मैं तो लाहौर में रहता हूँ, मुझे तो मालूम है कि मैं शायद किस जगह से गुजर रहा हूँ, या आगे से आके मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये मैं इधर से गुजर के राइट हो जाऊँ या लेफ़्ट हो जाऊँ तो उस अपनी डेस्टिनेशन में मैं जा सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर कोई लाहौर से बाहर से आया, ये कोई नया शहरी है जो कि लाहौर में किसी काम से गुजर रहा है, इस रूट पर अगर वो होगा तो यकीन जानिए आप हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक और स्टेशन भी आ चुका है।
यहाँ पर हम किधर फिर रहे हैं, हम हमारे आगे नेक्स्ट मंजिल कौन सी है या फिर नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, ये कहीं पर क्लियर नहीं हो रहा। नाज़रीन, अली टाउन से हम शुरू किए अपना सफ़र और अब हम पहुँच चुके हैं चुबुर्जी, लेकिन ये कहीं पर रास्ते में क्लियर नहीं था कौन सा स्टेशन है, कौन सा इलाका है और बोर्ड कहाँ पर जा रहा है। ये चुबुर्जी तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर तरीन जगह है, लोग समझते हैं जो भी लाहौर आएगा अगर वो इस इमारत को देखेगा तो वो जान जाएगा कि मैं चुबुर्जी में खड़ा हूँ। तो हम चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं जो चुबुर्जी के इलाके में मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि उनको ये सारा इलाका और इधर का जो रूट है वो कैसा लगा है और कोई मुश्किल तो नहीं उनको पेश आ रही। आइए चलते हैं। किस पे आए हैं? मैं बाइक पे अपनी। अच्छा, तो जब बाइक पे आए थे चुबुर्जी तक, कहीं रास्ते में बोर्ड नजर आया आपको? नहीं, बोर्ड तो इधर कोई भी नहीं है, कोई तो साइन कैसे बोर्ड पहुंचे नहीं फिर चुबुर्जी? है। बस पूछ के। तो रास्ते में जब आप ऑन रोड होते हैं, अंडर द ये मेट्रो ट्रेन जो ऑरेंज ट्रेन गुजर रही है, तो आपको रास्ते में कहीं पर बोर्ड वगैरह नजर आए? नहीं, कोई साइन बोर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो बस रास्ता याद होता है तो हर रोज मैं आ जाता हूँ। रोड के ऊपर आपने सफाई का इंतजाम कैसा देखा? बिल्कुल सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर इतनी खूबसूरत ट्रेन बनाई है, ऑरेंज ट्रेन चल रही होती है, नजर आ रहा होता है। नीचे इतना ज्यादा गंद है कि बाइक चलाना मुश्किल हो रही है। तो रोड पर आपको कहीं पर बोर्ड नजर आया? किस किस्म के बोर्ड आपका? इलाका कौन सा इलाका है? नहीं, वो U-turn अभी कहाँ वो पर है? ऑप्शन कोई नहीं उन्होंने दिए यहाँ पे ना, वो पहले जो लगे थे वो उतार दिए इन्होंने, तो अब दोबारा मैं भी अब जब ये शुरू किया कह रहे थे लगाएंगे, अभी तक लगे नहीं है 12। नाज़रीन, अभी हमने चुबुर्जी चौक क्रॉस किया है और हमारे लेफ्ट साइड पे इस वक्त ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक चल रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे को इसलिए जा रहा है क्योंकि आगे 1.25 किलोमीटर का जो एरिया है वो ज़ेरे ज़मीन है। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये। तो हम अपने अगले स्टेशन GPO चौक पर रुकेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि GPO चौक जो है वो किस तरह के मंजर दिखा रहा है आपको। GPO स्टेशन आपने देखा है, मॉल रोड जो कि मॉडल रोड है लाहौर की, उसके ऊपर वाक़ है। एक ही स्टेशन है यहाँ पर मॉल रोड के ऊपर जो कि ऑरेंज ट्रेन का आता है। उसके बाहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सफाई का इंतजाम है, जो बोर्ड हैं, वो भी आपने देखे हैं। अब हम चलेंगे मैकरॉल रोड की तरफ। जी, इस वक्त हम लोग अब शालामार बाग हमारे लेफ्ट साइड पे है और ये पहला एक बोर्ड नज़र आया था हमें जिसमें लिखा हुआ है कि दारोगा वाला और बागा बॉर्डर लेफ्ट साइड पे है और फिर एक U-turn है जो कि हम ले सकते हैं। तो बेसिकली ये पहला बोर्ड अब तक हमें अली टाउन से लेकर शालामार बाग आने तक नज़र आया है जो कि डायरेक्शन दे रहा है हमें कि यहाँ पर आगे एक U-turn है जो कि वाकई है, जो कि शालामार लिंक रोड की तरफ भी जा रहा है। तो जी, हम इस वक्त मौजूद हैं डेरा गुजरा स्टेशन के ऊपर जो कि आखिरी स्टेशन है, यानी कि पहला स्टेशन नंबर 1 से लेकर अली टाउन तक। ये सफ़र हमने आपके साथ किया अली टाउन से डेरा गुजरा तक और हमने ये देखा कि इस पूरे सफ़र में ऑब्वियसली ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है जो मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया गया ऑरेंज ट्रेन सीपैक के तहत, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। लेकिन इसके नीचे जो रोड थी उसके ऊपर हमने देखा कि सिवाय इस सेक्शन के जो कि डेरा गुजरा से लेकर सलामतपुरा तक है, कहीं पर भी इस तरह का ना आर्टवर्क नज़र आया है, ना ही कहीं पर हमें साइन बोर्ड नज़र आए हैं, ना ही कहीं पर हमें जो रोड के ऊपर साथ पेवमेंट्स होती हैं वो साफ नज़र आई हैं, ना कहीं पर पैच वर्क हुआ था, ना कहीं पर हमने देखा कि U-turn के ऊपर कारपेट था, ना U-turn के बोर्ड थे, ना ही किसी इलाके के बोर्ड थे, सवाए एक बोर्ड के जो कि हमने आपको दिखाया जो कि शालामार बाग के बाहर था। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट है, वो ये देखें कि ये मामला क्या है, किसकी जिम्मेदारी है इस तमाम रूट को कवर करना, नीचे जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा करना, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये जिम्मेदारी जो भी इंतजामिया है जिसकी ये जिम्मेदारी है वो जल्द निभाएगी। बहुत शुक्रिया। अब उधर पहले तो मैं आपके लिए ना तालियां बजाता हूँ कि 27 किलोमीटर के ट्रैक पे आपको एक बोर्ड मिल गया। एक बोर्ड मैं मिल तो गया। हैरान हो गई कि आपको एक बोर्ड मिल गया। एक बोर्ड मिला। किधर है लाहौर की इंतजामिया, कहाँ है वो ब्यूटिफिकेशन के दायरे, वो जो अथॉरिटीज बनाई जानी थी, PHA का जिक्र कर लें, LDA का, ज़िले इंतजामिया का, कौन जवाब देगा इन तमाम चीजों का? मैं तो कहता हूँ कि इसको एटलीस्ट ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट में डालकर इस 27 किलोमीटर के सेक्शन को बेहतर कर दें और छोड़ दें किसी और सेक्शन को, किसी और प्रोजेक्ट को। सिर्फ इसमें कर देंगे ना तो ये मामला मेरे ख्याल में काफी हद तक बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, इसी के साथ हम चलते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और जब आपका बहुत दिल कर रहा हो कि आप कहीं पर घूमने जाएं, फिरने जाएं और फिर जब ऐसे खबरें आती हैं ना तो वैसे ही आप सैड हो जाते हो कि अब जाना है, आप इंजॉय कर सकते हैं और फिर छुट्टी प्लान कर सकते हैं और ये वो खूबसूरत जगह हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें दिखाई। बिल्कुल, और ये दरियाफ्त की हैं पाकिस्तान की खूबसूरत जगह हैं जिनके अंदर मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और बिलखुसूस KP हुकूमत की कोशिशों से एक और नया सयाहती मकाम मुकम्मल तौर पर अब तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सवात के सयाहती मकाम गवीन जब्बा का दौरा किया
और गबीन जब्बा सवात में सयाहती मकाम का इफ्तिताह किया है। बिल्कुल, मालम जब्बा एक वैसे ही खूबसूरत जगह है। अब उसके बाद गबीन जब्बा एक और नई जगह जहां पर ये कोशिशें की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किया जाए, माहौल दोस्त कैंपिंग वहां पर शुरू की जा रही है। अगस्त 2020 से सियाहों के लिए तो खोल दिए गए थे, लेकिन ऑब्वियसली कोविड की वजह से ट्रैवलिंग जो है वो उस तरह से नहीं हो रही थी। सूबे के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर 100 के करीब ये पोर्ट्स जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं। फिर UNDP के ताउन से मजीद 90 पोर्ट्स मंगवाए जा रहे हैं ताकि ये पूरा एक रूम टाइप इंडिविजुअल रूम है, मतलब रूम टाइप मैं कहूंगी, और पॉड्स हैं ये, लेकिन हर तरह की फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है। कैंपिंग टेंट से बेहतर एक सिस्टम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वहां पर हीटेड पॉड्स होंगे, जिससे ये होगा कि आप जब वहां पर जा सकते हैं तो 2 लोग एक रूम जिसे कह सकते हैं, लेकिन पॉड है वो, और वहां पर आप रहें और वहां पर फैसिलिटीज जबरदस्त है। ये देखें कितना जबरदस्त फैसिलिटीज के साथ ये बनाया गया। मिनी फ्लैट है बिल्कुल। और आपको होटल का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, आप ये पॉड्स को आप बुक करवा लें और वहाँ पर जाएं। सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा और गैर ज़रूरी तामीरात से भी यहाँ पर इज्तनाब किया जाएगा ताकि यहाँ की कुदरती खूबसूरती बरकरार रहे। इस तरह कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। बिल्कुल, और इन हट्स में सियाहों के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को ये तमाम फैसिलिटीज़ मिलें और वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ खूबसूरत जगहों को विजिट करें। गबीन जब्बा 1 किलोमीटर के फासले पर है, जो मेन गबीन जब्बा है उससे ये पूरे जो पॉड्स हैं वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और फिर नए सियाहती जोन के क़याम से इस वादी में सियाहत को फ़रोग मिलेगा। वहाँ के लोगों को ऑब्वियसली जब टूरिज्म प्रमोट होगा और वहाँ पर लोग जाएंगे तो दीगर जितने भी मुंसलिक कारोबार हैं उनको जो है वो परवान चढ़ेगा। गबीन जगह पहुँचने के लिए 5 घंटे पैदल जाना पड़ता था कहीं किसी दौर में इस वादी को देखने के लिए, लेकिन अब बाकायदा सड़क बना दी गई है और गबीन जब्बा के पर बहुत जल्द और भी नए सियाहती मकामात हैं जिन्हें खोला जाएगा और बाकायदा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा ताकि लोगों को एक्सेस मिल सके उन तमाम वादियों। बिल्कुल, इसके साथ साथ जैसे कि हम बात कर रहे हैं कलाम, कुमराट और कालाश में स्पेशल टूरिज्म अथॉरिटीज पहले ही कायम की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सहूलियात मिल सकती हैं लोगों को। और इससे नए मकाम गबीन जब्बा की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर चारों तरफ घने जंगलात हैं, मुख्तलिफ रंग के जंगली फूल फजा को मुअत्तर कर देते हैं और वर्ल्ड बैंक के ताउन से मानसरा, एबटाबाद और सवात में सियाती मनसूबे पर काम मजीद हो रहा है। दैट मीन्स कि टूरिज्म पर पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत काम कर भी रहा है और हमने ये भी देखा कि जैसे ही टूरिज्म पर काम हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड टॉप टूरिज्म साइट्स में आ चुका है। ब्लॉग्स में डिस्कस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर जगह पर बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी याद है कि 2020 में बरतानवी जरीदे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इज़ द टॉप कंट्री टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान में हर तरफ खेत खलियान से लेकर पहाड़ी सिलसिलों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर तरह की खूबसूरती, चारों मौसम मौजूद हैं और क्या नहीं है यहाँ पर। सिर्फ एक चीज़ में जो कमी महसूस होती थी दैट वाज फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, वी रियली अप्रिशिएट इट एंड आई थिंक ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपका बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और मजीद वादियाँ और जगह खुलेंगी, उन तक एक्सेस आसान होगी, तो आप देखिएगा कि ना सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी पाकिस्तान का। और इसके साथ साथ सिर्फ एक छोटा सा काम यहाँ पर मजीद हुकूमत को देखना है, सोचना है, जिसके लिए बड़ा काम ज़रूरी है, वो ये है कि जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कनेक्टिंग रोड्स होंगी तो लोग आसानी से वहाँ पर पहुँच सकेंगे। अगर रोड्स अच्छी हो जाएंगी तो ये बड़ा ज़रूरी है। एनीवे जी, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसके साथ साथ जैसे कि हमने प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया, आगाज़ में कोरोना के हवाले से जब हम बात कर रहे थे कि वैक्सीन के ऊपर बहुत काम हो रहा है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक ये बात की जा रही है कि 90% वैक्सीन जो 3rd ट्रायल में कामयाब हो गई है उसके रिस्पांस आ रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर मज़ीद भी हम दुआ कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में मज़ीद रिस्पांस भी आ जाए। लेकिन अभी एक चीज़ और है कि कोरोना केसेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, ये भी हमने देखना है। बिल्कुल, अमरीका, जर्मन, रशिया और चाइना जो कि अपने अपने तौर पर वैक्सीन का काम कर रहे थे, उसी में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने कोलैबोरेशन के जरिए एक वैक्सीन बना ली जिसका 3rd फेज़ अभी शुरू हो चुका है। और इस 3rd फेज़ के तहत ये जो तीसरा ट्रायल है जिसमें मैसिव लेवल पर अब ये वैक्सीन अवेलेबल होगी, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। 80% तक उसके बेनिफिट्स देखे गए हैं, लेकिन ऑन अ लार्जर स्केल नाउ इट विल बी क्लियर जब उसका 3rd फेज क्लियर हो जाएगा और फिर वो मार्केट में अवेलेबल होगी, जो कि अभी से बनना भी शुरू हो गई है। वहीं पर चाइना की कंपनीज जो हैं वो चाइना में भी और पाकिस्तान में भी कुछ ट्रायल्स कर रही हैं और मैसिव लेवल पर ट्रायल्स हो रहे हैं। आपको याद होगा अबूजर, हमने जिक्र किया था यूके में जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इस वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा था तो एक मेगा ट्रायल सेक्शन शुरू हुआ, उसके तहत भी काम चल रहा है। तो मुख्तलिफ जगहों पे ये काम हो तो रहा है, लेकिन जब तक आम लोगों के लिए ये वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं होंगी
तब तक ये तमाम बातें और चीज़ें सामने आती रहेंगी, बट वो जो गैप है, वो जो टाइम पीरियड है जो लगेगा आम लोगों की एक्सेस इस लेकिन वो वैक्सीन कह रहे हैं के कि ऊपर, उसको I अभी think short कर लेना चाहिए। दिसंबर तक होपफुली 5 करोड़ लोगों तक ये पहुंच जाएगी, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बाय जनवरी और फरवरी तक 1.5 अरब इसके हवाले से ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर ये कामयाब हो जाती है 100%, तो फिर 1.5 अरब ऑर्डर्स आ जाएंगे, 1.5 अरब लोगों को मिल जाएगी फौरी तौर पर। तो बहुत बड़ा नंबर है मेरे लेकिन ख्याल आप में। ये भी तो और अगर देखिए मिल ना जाए कि तो आपको उसका याद बड़ा impact है। होगा मुआवने खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान जब प्रेडिक्ट कर रहे थे और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने फैक्चुअल बात की कि इस वैक्सीन की पर डोज कीमत जो है वो 8,500, 9, 10,000 तक, मतलब 8 से 10,000 तक उसकी प्राइस आएगी। किस तरह देंगे? 11 महीनों में टेस्ट के ऊपर उस तरह से सब्सिडीज अवेलेबल नहीं हो सकी। प्राइवेटली आज भी कोरोना का टेस्ट हजारों में हो रहा है, और अगर आपके सिम्टम्स नहीं है तो बीच में ये टाइम भी आया था कि हॉस्पिटल्स में आपके फ्री टेस्ट नहीं हो रहे थे। एक पर्टिकुलर कैपेसिटी थी जिसके तहत टेस्ट किए जा रहे थे, जो पर्टिकुलरली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज तो हुई है, लेकिन वहीं पर आप प्राइवेटली उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सके। सो अगर वैक्सीन अवेलेबल होती है और गवर्नमेंट सेक्टर हर एक को कैटर नहीं कर सकता, तो फिर प्राइस के ऊपर जो है वो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अब ये जब आएगी वैक्सीन तो फिर प्राइस उसकी क्या रखी जाती है? 1.5 अरब लोगों तक जब पहुंचेगी, फिर उसके बाद ऑब्वियसली पूरी दुनिया में इसकी डिमांड भी हो जाएगी और पूरी हर जगह पर इसकी ज़रूरत भी होगी। फिर क्या सिचुएशन होती है? लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस दोबारा से एक बार फिर बढ़ रहे हैं। कल लॉकडाउन के हवाले से फैसले हुए, स्मार्ट लॉकडाउन शहरों पर लगे हैं, और इस वक्त 4.5% जो है वो शरह हो चुकी है पॉजिटिव केसेस की, जो कि ज़्यादा है। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। तो इस पर जो इस वक्त सिचुएशन है बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड VC फॉर द नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बार फिर हम बात कर रहे हैं सेकंड वेव की। पूरी दुनिया में तो पहले ही ऑलरेडी UK में और स्पेन में, फ्रांस में, कनाडा में बहुत बात हो रही है। अमेरिका में, इंडिया में ऑलरेडी बहुत केसेस हैं, वहाँ तो कम हुए ही नहीं थे। पाकिस्तान में केसेस बहुत हद तक कम हो गए, एक बार फिर बढ़ गए, अब तो स्मार्ट लॉकडाउन भी लग रहे हैं। इस वक्त आप क्या सिचुएशन देखते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में? देखें जी, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट, उन्होंने मेरे ख्याल में जो राइट मेयर्स एट द राइट टाइम हमेशा अडॉप्ट किए हैं। और शुरू में भी अगर देखा जाए तो वी वर हैविंग ए वेरी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, और इवन हम तो इस लेवल पर आ गए थे कि पाकिस्तान कोरोना फ्री हो जाता। लेकिन ये वायरस क्योंकि ये पार्टिकल फॉर्म में होते हैं, ये कोई ज़िंदा चीज़ें नहीं हैं, इनको ज़िंदा चीज़ों में जब एक्सेस मिलती है तो ये अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देते हैं जी। अब इसी कोरोना वायरस की बात देखें तो, और ये कंटिन्यूसली ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं। इनिशियली ये लग रहा था कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट कोरोना फ्री हो जाएगा, और इसमें इट वाज जॉइंट एफर्ट, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो रही थी, लोग भी इन्वॉल्व हो रहे थे। अब दोबारा कोरोना के केसेस बढ़ने लग रहे हैं, तो इस लुक्स लाइक कि कोरोना ने अपने आप में कोई चेंज की है, इसके विरासती वादे में कोई तब्दीली हुई है, कुड बी एनी अदर फैक्टर जिसकी वजह से अब ये केस बढ़ने लग गए हैं। बिल्कुल सही, ये केस बढ़ना शुरू हो गए हैं, और इसको कुछ लोग ऑब्वियसली डॉक्टर साहब सेकेंड वेव के साथ भी लिंकअप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप फोर्सी क्या कर रहे हैं, कितना टाइम पीरियड मजीद आगे क्रूशल हो सकता है? क्योंकि 300 से अगर अब ऑलमोस्ट 1600 प्लस केसेस पर हम चले गए हैं पर डे पर, तो आगे आने वाले दिनों में ऐसे भी लग रहा है कि शायद ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। परसेंटेज भी 4.5 तक भी टच किया हमने कल। अगला कितना टाइम पीरियड आप समझते हैं कि बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है? देखिए जी, कोरोना के बारे में पहली बात तो ये है कि जब आप सेकेंड वेव की बात करते हैं, क्योंकि मैं वायरोलॉजिस्ट हूं और आई डोंट बिलीव इन सेकेंड वेव टू बी ऑनेस्ट विद यू। जब तक एक भी पेशेंट कोरोना का होगा ना इन्फेक्शन के साथ, तो देयर इज ए ट्रबल। तो उसके लिए हमें मेरे ख्याल में देखने की जरूरत है। एक अगर गूगल पर सर्च करें कि पेशेंट 31, और साउथ कोरिया में एक पेशेंट की वजह से उसने ऑलमोस्ट जो है ना आधे मुल्क को जो है ना कोरोना में मुब्तला कर दिया। जब तक एक पेशेंट कोरोना का है, सो वी आर एट डेंजर। एंड पाकिस्तान में ये इतने केसेस हैं, एंड आई अप्रिशिएट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और गवर्नमेंट भी इज वेरी कॉग्निजेंट। देखे ना जी, राइट अवे जो है ना मेयर शुरू हो गए हैं। मैं इस्लामाबाद में हूं, तो इधर जो है अपना इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने राइट अवे उस पर फाइन शुरू कर दिए, एंड मीडिया लाइक योर गुड सेल्फ, तो मीडिया इज वेरी मच कॉग्निजेंट। तो उम्मीद बड़ी है कि वी विल बी एबल टू कंट्रोल दिस, क्योंकि पहले भी हम हाई लेवल पर गए थे एंड देन वी केम बैक। टेक्निकली अगर आप जिससे आप बात करें कि आप वायरोलॉजिस्ट हैं, तो अगर एक भी पेशेंट था कोरोना का, तो इसको फर्स्ट वेव ही कंसीडर किया जाए। सेकंड वेव का नाम जो है वो आपके मुताबिक वो ठीक नहीं है, फर्स्ट वेव ही कंटिन्यू करिए, थोड़ा सा नीचे गया फिर ऊपर आ गया।
देखें यार, बात यह है कि फर्स्ट वेव कहें, सेकंड वेव कहें या फोर्थ वेव कहें, जो है ना, मैं आपको अर्ज किया कि आप जो है ना, जब तक एक पेशेंट है, दैट पेशेंट हैज द कैपेबिलिटी टू स्प्रेड दिस वायरल इन्फेक्शन, तो हमें इसको जीरो पर लेके जाना है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हर शहरी को गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डूइंग इट, और पूरी आवाम को जो है ना, बेसिकली गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है। अब ये मास्क वगैरह आपने पहनने हैं, मैंने पहनने हैं, विच इज ए मोर बेटर देन वैक्सीन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने वैक्सीन का जिक्र भी कर दिया है। डॉक्टर साहब, ये जो अब आजकल खबरें आ रही हैं जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फिर एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना तो अभी ट्रायल कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने ये दावा किया है कि हमने जर्मनी के कोलैबोरेशन से वैक्सीन बना ली है और अब वो मार्केट में अवेलेबल भी होगी। आप क्या समझते हैं, आपकी स्टडीज़ और रिसर्च क्या कह रही है कि अब ये जो वैक्सीन आ रही है जिसके 80% रिजल्ट्स हैं, ये हर एक के लिए आसान होगी उसकी एक्सेसिबिलिटी और नताइज? देखिए जी, बात यह है कि जहां तक वैक्सीन का ताल्लुक है, इसके मेरे ख्याल में ये 90% जो है ना क्लेम कर रही है। आप मेरे ख्याल में फाइजर की वैक्सीन की बात कर रही हैं। जी जी जी। तो सूरत हाल ये है कि जी हाँ, वही फाइजर की वैक्सीन। अब ये है कि इनिशियली ये था कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वैक्सीन क्या होती है कि आप जरासीम जो कि बीमारी फैलाता है उसको आप कमजोर करके इंसानी जिस्म में दाखिल कर देते हैं, जिससे इंसान का जिस्म उसके खिलाफ हमारा जो मुदाफियाती निज़ाम है वो तैयार हो जाता है। अब जब कोरोना का जिक्र आया तो कोरोना के लिए इस वक्त 10 या मेरे ख्याल में 12 प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 154 या इससे ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें से 10 या 12 के करीब ट्रायल जो है ना वो फेज 3 में आ चुके हैं, और इनमें ये फाइजर की वैक्सीन दिस वाज वन ऑफ दैट वन। अगर फाइजर की वैक्सीन की बात करें तो एज ए वायरोलॉजिस्ट हैविंग ए नॉलेज ऑफ इम्यूनोलॉजी, इनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि जो लोग बायोलॉजी को समझते हैं, ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए से वैक्सीन बनाई जा रही है। ये है कि विरासती मादा होता है वायरस का, और उससे जो है ना प्रोटीन्स बनती हैं जिनके अगेंस्ट जो है ना हमारा दिफाई निजाम जो है ना काम करता है। अब ये वैक्सीन इफेक्टिव तो है, लेकिन इसके प्रॉब्लम ये होंगे कि इसको बहुत ही स्ट्रांग कोल्ड चेन चाहिए होगी। अब यह है कि अमेरिका में या यूरोप में दे कैन मेंटेन द कोल्ड चेन, लेकिन अगर हम बात करें थर्ड वर्ल्ड की या अंडर डेवलप्ड कंट्री की तो कोल्ड चेन का इशू इसके लिए होगा। राइट। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कोल्ड चेन का इशू इसके लिए हो सकता है, तो पाकिस्तान में एक ट्रायल चल रहा है फेज 3 में चाइना की वैक्सीन का, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो सूटेबल हो सकती है, या उसके कितने चांसेस हैं, अगर कुछ स्टडी हुई है उसके ऊपर, के उसके कितने चांसेस हैं कि वो इफेक्टिव हो सकती है पाकिस्तान में? देखिए जी, मैंने जिस 10 या 12 प्लेटफॉर्म का जिक्र किया उनमें से चाइना जो है ना आई थिंक ऑलमोस्ट वर्किंग ऑन 3 प्लेटफॉर्म। उनमें से एक ये है कि इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस में जो है ना एक और वायरस में वैक्सीन, यानी ये कोरोना वायरस का जो है ना उसका विरासती मादा डाल के इंसानों को दी जाती है। एंड दिस वन इज ए रिलेटिवली, अगर इसकी एफिकेसी सही आ जाती है तो इसकी कोल्ड चेन का इशू बहुत कम रहेगा, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट हम जो है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या लोअर कोल्ड चेन पर जो है ना हम इसको आगे जो है ना स्प्रेड कर सकते हैं। इसका कोल्ड चेन का कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वैक्सीन के ऊपर आपने बड़ी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दी, और आपने कहा कि जो अमेरिका दावा कर रहा है वो फिजिबल हो सकता है, और उसके साथ साथ जो अगर हम बात करें लोगों के बिहेवियर्स की, तो वो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि मास्क मैंने, अबूजर ने, आप सब ने जो टीवी पर हमें देख रहे हैं, जो जहां भी हमें सुन रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। इसमें गवर्नमेंट सिस्टम कुछ नहीं कर सकता अगर आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन्होंने ये भी कहा कि मास्क वैक्सीन से ज़्यादा बेहतर है, तो आप मास्क अगर पहनेंगे तो आप बहुत बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए, दोस्तों का, मिलने वालों को कहिए कि मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंस करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
मुबारक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहाँ पर हम दुनिया भर में फ़न तामीर की बहुत तारीफ़ करते हैं, जिसमें मुस्लिम फ़न तामीर, वो चाहे टर्की का हो, वो पाकिस्तान में मुगलिया दौर की आर्ट्स हों, उसकी बहुत तारीफ़ की जाती है और लोग बड़ा फैसिनेट होते हैं इस तरह की चीज़ों से। लेकिन बड़ा मज़ा आता है कि कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया में कहीं और मौजूद हो और पाकिस्तान में भी उसी तर्ज की तामीर हो जाए। एक बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद तामीर हुई है जी। पाकिस्तान के इलाका पिंडी भटियाँ है, जिसका इलाका है वजमा शरीफ। आया सोफिया तुर्की की एक बहुत फेमस और बड़ी तारीखी मस्जिद है, जिसमें हालिया उसको एडिशन भी आया था। उसकी तर्ज पर करोड़ों रुपए लागत से खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है। दिलकश मस्जिद 5 साल की मुद्दत में 16 कनाल रकबे पर बनाई गई है। मस्जिद के 28 गुंबद हैं और 4 मीनार हैं। शीशे से दिलफरेब नक्श निगारी मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है। और ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कहीं आया सोफिया के नहीं है, उसकी तर्ज पर बनाई गई मस्जिद के हैं, जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, पिंडी भटिया के करीब, और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है लाहौर से, मुल्तान से या फैसलाबाद से। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आराम से पिंडी भटिया जाकर इस मस्जिद की खूबसूरती को ना सिर्फ विटनेस कर सकते हैं, बल्कि ढेर सारी तस्वीर बनाइए और खुश होइए, क्योंकि इस तरह के फ़न तामीर आजकल के दौर में बहुत कम मिलते हैं। पिंडी भटिया का ये इलाका जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं, आया सूफिया मस्जिद की तर्ज पर, यह मस्जिद सैयद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के नाम रखा गया इस मस्जिद का। ये दिलकश मस्जिद जो तामीर की गई है 2 एकड़ के रकबे पर मुहित है। 5 साल की कलील मुद्दत में ये मस्जिद मुकम्मल हुई है। बिल्कुल, अब इस मस्जिद के हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा हैं रिपोर्टर मियाँ मज़हर साहब। उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि मज़ीद इस मस्जिद की खूबसूरती कैसे तामीर हुई और किस तरह से इसको शूट किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ मज़हर। जी वालेकुम अस्सलाम अबू ज़र। जी मज़हर साहब, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर जो काम किया गया बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा आर्ट, इसके साथ साथ जिस तरह से इस पर जो फ़न तामीर की एक मिसाल बनाई गई है, इसके बारे में बताइएगा, ये कब से शुरू हुई, कब मुकम्मल हुई? ये अबू ज़र आज से कोई 6 साल कबल जो है इसका तमीर का आगाज़ किया गया था, और यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनको उनके शौक के मुताबिक यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी गई, और यहाँ से कुछ लोग जो तुर्की गए थे उन्होंने वहाँ से उसका मॉडल जो है वो उसकी तस्वीरें लाएं, और यहाँ पे उनको ये शौक पैदा हुआ कि हम अपने इलाके में, ये बेसिकली एक रूरल एरिया है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम उसी तर्ज की जो है मस्जिद तामीर करेंगे, और तुर्की के जो है वो मॉडल जो यहाँ पे पेश किया जाएगा। इसके लिए मर्दान से स्पेशली तौर पर जो है वो इसके लिए वो पत्थर मंगवाया गया, मुल्तान और दीगर अजला से जो है वो कारीगर बनाए गए, जिन्होंने इंतहाई कशीदाकारी और नफासत से इसकी तैयारी की। और यहाँ पे इसकी तैयारी के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, दुनिया भर से लोग जो है इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं और उनका ईमान ताज़ा होता है। माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त काम जी, और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया, दिल खोलकर जो है वो तियाद दिए और अपना हिस्सा डाला इस मस्जिद की तामीर के लिए, और वाकई में स्टेट ऑफ द आर्ट ये मस्जिद तो तामीर हुई। अब ये बताइएगा कि अगर जो लोग इसको देखने आना चाहते हैं, आपके अकब में हम खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह देख भी सकते हैं, सो कितना दूर है ये मेन इलाके से, एक्सेस कैसे पॉसिबल होगी, ज़रा बताइएगा कि अगर मैं लाहौर से फॉर एग्जाम्पल आना चाहती हूँ तो कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से? ये बिल्कुल सिविल, असल में ये लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे के बिल्कुल नजदीक है। इसको यहाँ पे कोर्ट सर्वे इंटरचेंज है वो लिंक करता है। अच्छा। इसके अलावा इसको पिंडी भटियां भी लिंक करता है, लेकिन जो नियरेस्ट जो इसका है इंटरचेंज वो कोर्ट सर्वर है। कोर्ट सर्वर से चंद ही मिनट के फासले पे है। वंजवा शरीफ इस गाँव का नाम है, और यहाँ पे ये मस्जिद तामीर की गई है, और ये मस्जिद जो है ये अपनी मिसाल आप है पूरी दुनिया से, ये बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग जो है मस्जिद को देखने के लिए आते हैं और तकाबल करते हैं आया सोफिया की मस्जिद के। ठीक, सही। तो मज़हर साहब ये बताएं कि ऑब्वियसली बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और आया सोफिया की तर्ज पर बनी है, और आपने बताया है कि जो तामीर है वो 5 साल में मुकम्मल हुई है। इस पर लागत कितनी आई है, और जो रकबा है ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा है, लेकिन कितने लोग इसमें नमाज पढ़ सकते हैं एक वक्त में? इसमें 10 से 15 हज़ार जो नमाजी हैं वो बैक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं, और इस पे लागत जो है वो यहाँ पे जो मुंतज़मीन है वो बिल्कुल बताने से गुरेज़ा हैं। वो कहते हैं कि ये सदका जारिया है, इसके लिए हम लागत जो है वो मेंशन नहीं कर सकते। हम इसकी खूबसूरती पर और इसकी जो है आसाइश पर जितना भी दिल खोल के जो है वो अतियात अब भी लोग दे रहे हैं। यहाँ पे दिन के 24 घंटे सफाई का काम जारी रहता है। यहाँ पे जो मीनार है, गुंबद हैं या सेन है, उनको
प्लानिंग के तहत सफाई की जाती है, यहाँ पे पानी का इंतजाम है, बिजली का इंतजाम है, यहाँ पे दूसरी जो फैसिलिटीज हैं, और सबसे अहम बात है क्योंकि ये मस्जिद जो है एक रूरल एरिया में बनाई गई है, यहाँ के जो मुंतज़िम है सैयद फैजल हसन शाह साहब, जो अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे, उनके मुताबिक यहाँ पे मस्जिद में रहायश का भी इंतजाम है और यहाँ पे एक किचन भी बनाया गया जहाँ पे 24 घंटे जो है वो यहाँ पे कुक मौजूद होता है, ताकि जो पाकिस्तान और बाकी ममालिक से लोग आए इस मस्जिद की खूबसूरती देखने के लिए, उनको यहाँ पे खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा मज़हर साहब, आपने जैसे बताया कि टर्किश इंस्पायर्ड आया सोफिया मस्जिद से तो ये है, लेकिन जो हम शीशों का काम देख रहे हैं जो बहुत नफासत से किया गया है, उसकी मिसालें तो हमारे मुगलिया फ़न तामीर में भी मिलती हैं, वो चाहे किले का शीश महल हो, वो चाहे बादशाही मस्जिद के अंदर जो शीशे का काम अंदर गुंबद के अंदर किया गया है, और ये इस इंतहाई खूबसूरत तरीके से मॉडर्न तरीके से शीशों का काम किया गया है। सो इसकी मेंटेनेंस और इसको आगे लेकर चलना, क्या किसी गवर्नमेंट इदारे ने कोई कांटेक्ट किया है कि इसको ऑन बोर्ड लाकर ऑन अ बिगर स्केल और लार्जर स्केल लोगों को बताया जाए कि यहाँ पर एग्जिस्ट करती है मस्जिद? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे लोग अपनी मतलब ये कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे मकामी लोग जो है वो करते हैं। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, कोई इंटरनेशनल एनजीओ, कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती। सिर्फ यहाँ पे ये मकामी लोग हैं, और ये मकामी लोग भी कोई कह लें कि आप कोई बड़े रईस नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे जिम्मेदार हैं, कुछ की कोई एकड़ के हिसाब से जमीन है, किसी की कोई एकड़ से ज्यादा जमीन है, वो अपना थोड़े से में से थोड़ा हिस्सा निकालकर इस मस्जिद की खूबसूरती के लिए वो जो है वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब हम सुबह आ रहे थे तो यहाँ पे देखने को हमें ये मिला कि यहाँ पे लोग इतने खुश होते हैं कि आप हमारे मेहमान हैं। कोई हमें रोक के कह रहा था कि आए जी आप हमारे पास चाय पी के जाएं, नाश्ता करके जाएं, क्योंकि आप हमारी जो बनाई गई है मॉडल मस्जिद उसको आप देखने जा रहे हैं, शूट करने जा रहे हैं। ये भी बताइए तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन आर्किटेक्ट जो है वो तो जिनकी मदद ली होगी, क्योंकि बड़ी जबरदस्त तामीर है और इसमें एक बड़ा आइडिया चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज भी चाहिए, साथ जो गुंबद बनाए गए हैं, मीनार बनाए गए हैं, तो आर्किटेक्ट कहां से आए और किन्होंने डिजाइन किया था? जी बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुल्तान के इलाका जो है वो मुल्तान का इलाका पूरी आप कह लें कि एशिया में मशहूर है। वो शीशे की कशीदाकारी के हिसाब से वो जो है बिल्डिंग्स में शीशा लगाने के लिए, उनके डिजाइन के लिए वो बड़े मशहूर हैं। यहाँ के जो मुंतज़िम है सैयद फैजल हसन शाह साहब और कुछ जो है यहाँ इस कमेटी जो बनी हुई है इस मस्जिद की, उन्होंने इसकी इंटरनली जो खूबसूरती है उसको उजागर करने के लिए मुल्तान से स्पेशल कारीगर मंगवाए, जिन्होंने 1 साल से ज्यादा अरसा में इस मस्जिद के अंदर के जो हिस्से हैं वहाँ पे जो है वो खूबसूरत तरीके से और कदीम जो है हमारे तहजीब है उसके मुताबिक उन्होंने यहाँ पे इसको जो शीशे वो लगाए और उसकी खूबसूरती को उजागर किया। बिल्कुल सही। वेल थैंक यू सो मच मियां मज़हर, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपके बैकग्राउंड में हम पूरा व्यू देख रहे थे मस्जिद का, और साथ साथ जो फुटेजेस हमने बनाई मस्जिद के करीब की वो देख रहे थे। और इतनी खूबसूरत तरीके से ये मस्जिद बनाई गई है, तो मुझे लगता है कि अब ये हमारा नेक्स्ट ट्रेवलिंग पॉइंट जरूर होना चाहिए। और बड़ा इजी है एक्सेस भी उसकी, इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोर्ट सर्वर इंटरचेंज से आप नीचे उतरिए और फिर आप इस मस्जिद को। और इसके साथ मस्जिद की हम बात कर रहे हैं तो एक और मस्जिद का जिक्र भी हम करते करें। अल्जीरिया में जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है, उसमें मस्जिद जामे अल जज़ायर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी और मुस्लिम उम्मा के लिए दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बन चुकी है। बिल्कुल, मस्जिद में 1,20,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं बैक वक्त, और अल्जीरिया के दारुल हुकूमत में तामीर की गई ये मस्जिद जो है उस पर $1.5 अरब से ज़ायद लागत आई है। मस्जिद की तामीर चीनी कंपनी ने की और 2012 में सदर अब्दुल अजीज़ के दौर में ये मस्जिद शुरू हुई थी, जिसे अब मुकम्मल कर लिया गया है। 1.5 साल कबल ही ये मुकम्मल हुई, लेकिन आप मनाजिर देख सकते हैं कि किस कदर ग्रैंड ये मॉस्क है जो पूरी दुनिया में 3rd नंबर पर 3rd लार्जेस्ट है आती है, और देखें किस तरह खूबसूरती से उसका काम जो है वो कंप्लीट। बिल्कुल, और जामे मस्जिद तकरीबन 70 एकड़ के रकबे पर फैली हुई है। जामे अल जज़ायर की मुनफरिद बात ये भी है कि इसका मीनार 267 मीटर बुलंद है। जामे अल जज़ायर दारुल हुकूमत के चारों तरफ से भी देखा जा सकता है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को नीले रंग के संगमरमर और ख़ास लकड़ी से तामीर किया गया। मस्जिद की दीवारों पर अरबी में खताती आवेदन की गई है और मस्जिद में कुल 12 इमारतें हैं, जिनमें 10 लाख किताबों वाली एक लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी मुझे बड़ा
एक्साइटिंग लगा कि किसी मस्जिद के अंदर, चूंकि हमारा इस्लामी तालीमात हमेशा तालीम के ऊपर फोकस करते हैं, तो मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी होना, इट वाज अनदर फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दैट। बिल्कुल, और इसके साथ साथ 10 लाख किताबों वाली एक लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, इस्लामी तारीख और आर्ट का म्यूजियम, रिसर्च सेंटर, बाग और पानी के फवारे शामिल हैं। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। बिल्कुल, और ये खूबसूरत मनाजिर जो आप देख रहे हैं रात के औकात में इस मस्जिद के, और दिन में भी ये मीनार चूँकि काफ़ी लंबा है तो दूर से दिखाई देता है। तो माशाल्लाह जी इस तरह के फ़न तामीर जो हैं वो ना सिर्फ बताए जाने चाहिए, अप्रिशिएट करने चाहिए, बल्कि अपनी लिस्ट में शामिल चाहिए कि अगर आप मौका मिले तो दुनिया में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर, यू नीड टू फिगर आउट कि कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी खूबसूरत मसाजिद मौजूद हैं और किस तरह से उनके ऊपर काम हो रहा है, और फिर आपको उनको विजिट ज़रूर करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत से लोग अभी एप्पल 10 और 11 के दरमियान में ही कंफ्यूज थे कि कैसे चेंज करना है, कैसे करना है, फंड्स कहाँ से आने हैं, लेकिन 12 भी आ चुका है जी एप्पल का, और आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 12 मिनी जो है वो भी आ चुका है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो कि इंकशाफ हुआ वो ये था कि चार्जर उस डब्बे में मौजूद नहीं था। बिल्कुल, इतना स्लीक सा डब्बा था जिसके अंदर जो पाकिस्तान में अगर आपको वो फ़ोन लेना है तो तकरीबन अब 3 लाख तक, अगर मैक्सिमम मेमोरी वाला आप ले रहे हैं तो 3 लाख तक आपको वो फ़ोन मिलेगा। उस फ़ोन के अंदर ना चार्जर है, ना एडॉप्टर है, वो जो चार्जर कनेक्टर होता है, और ना ही उसके अंदर हैंड्स फ्री है। मतलब वो तो क्या सिर्फ एक फ़ोन है जो आपको इतने का अलग से खरीदना पड़ेगा। अब अलग से अगर खरीदना पड़ेगा तो वो भी आपकी रेंज पे आता है या नहीं आता, इट टोटली डिपेंड्स। एप्पल की जानिब से आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 12 मिनी के लिए प्री ऑर्डर्स का जो आगाज़ हो ही चुका है। अब इस कंपनी ने आईफोन 12 के एसेसरीज की कीमतों का भी ऐलान कर दिया, और एसेसरीज में सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी एसेसरी है जिसके बगैर आपका फ़ोन बेकार है, दैट इज़ चार्जर। और वो जो चार्जर है वो कितने का आता है वो आपको हम बताते हैं जी। आईफोन के नए चार्जर की कीमत $129 यानी कि पाकिस्तानी 20,530 रुपए, यानी कि 3 लाख का पहले फोन लें और उसके बाद चार्जर लेना है तो वो भी 20,000 रुपए ज्यादा लेंगे। मतलब आपको अच्छे खासी एक छोटी सी गाड़ी भी आ सकती है इसमें, लेकिन एनीवे जिसके पास बड़ी गाड़ी होती है, कोई गाड़ी नहीं आ सकती। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? सॉरी, मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी। 3.5 लाख में आपको कौन सी गाड़ी मिलती है? किस दौर में रह रहे हैं? आपका फोन कौन सा है? आपका फोन कौन सा? मेरे पास 10 है। 10 आपने भी अभी तक स्विच नहीं किया X के ऊपर, लेकिन 11 के ऊपर। लेकिन आप सोचिए, मैंने भी 10 के बाद 11 में एक तो आप पहले हौसला इकट्ठा करें कि आपने इतना महंगा फोन लेना है, उसके बाद आपने टैक्स भी पे करना है जो एक फिक्स कर दिया गया है एक अमाउंट के ऊपर। उसके बाद आप सोचें कि मैंने 20,500 का, मैं 500 को छोड़ूंगी नहीं, 20,500 का चार्जर। मुझे अभी तक इसकी लॉजिक समझ नहीं आया कि क्या वजह है, कि मतलब ये सिर्फ मार्केटिंग का स्टाइल था या फिर पैसे बनाने का तरीका था, ये क्या वजह है? क्योंकि अगर आप एक मोबाइल देते हैं तो उसके साथ चार्जर, एक्सेसरीज जो भी होती हैं वो जरूरी होनी चाहिए, उसकी पैकेज भी होनी चाहिए। अगर उसको भी अलग से खरीदना है, पूछ के तो बनाया नहीं आईफोन वालों ने। लेकिन एक और रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बताऊं, ये भी हुआ है कि जब से ये एप्पल 12 लॉन्च हुआ है कंपनी को लॉस हो रहा है। जिस तरह पहले ट्रैफिकिंग होती थी लोगों की और लोग प्री ऑर्डर्स और बुकिंग्स करा रहे थे, एग्जैक्टली, या तो ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं या प्राइस रेंज लोगों को अब फिजिबल नहीं लग रही। ऑल्दो अमेरिका के अंदर तो इट्स स्टिल 1099 प्लस, मतलब ऑब्वियसली उससे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अवेलेबिलिटी इन अदर कंट्रीज जो है वो थोड़ी मुश्किल हो गई है। हाँ, अगर आप ये चार्जर लेना चाहते हैं $129 का, तो इसमें आपको बताऊं कि अडॉप्टर नहीं होगा, और ये चार्जर जो है वो ना सिर्फ आपके फ़ोन को बल्कि आपकी वॉच को भी, अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो उसको भी चार्ज करेगा। और इट्स लाइक अ प्लेट, वायरलेस प्लेट, जिसके ऊपर अगर आप फ़ोन रखेंगे तो वो खुद ब खुद बिल्कुल। और इसके साथ साथ कंपनी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये सारिफ जो हैं एनीवे इसको ऑर्डर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं ये भी डेट दे दी गई है। मूविंग फॉरवर्ड एक और मामला जिस पर हम बात करेंगे कि जब आईफोन की स्पीड की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आईफोन की स्पीड बड़ी ज़्यादा है, इसलिए उसका रेट भी ज़्यादा है और यही कहा जाता है कि उसकी पावर भी ज़्यादा है। लेकिन एक जगह पर और स्पीड बड़ी काउंट करती है, वो जी है जब आपको किसी हंगामी सूरत हाल से निपटना हो तो स्पीड बहुत मैटर करती है। उसमें ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान में देखा कि टेररिज्म बहुत ज़्यादा था। जब टेररिज्म बहुत ज़्यादा रहा तो उन दिनों हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने बहुत काम किया, टेक्नोलॉजी में भी और वैसे भी जो रिस्पांस होता है उसमें भी। उसी में एक चीज़ बहुत अहम है, वो है जी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट, जो कि बनाया गया था कि अगर कहीं पर इतलात हो, कहीं पर बॉम्ब पड़ा हो, कहीं पर किसी किस्म का भी आपने अगर बॉम्ब की इतलात अंदर पहुँचना है और वहाँ पर डिफ्यूज़ करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा महारत भी चाहिए। बिल्कुल, और ये महारत आपको ट्रेनिंग ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ मिलती है। तो ऐसे ही
एक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत न सिर्फ खिदमात दी हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से इन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को ज्वाइन इन कर लिया और अभी भी उसका हिस्सा हैं। 2015 में इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आली शान तमगा शुजात से नवाजा गया, जो कि अस्करी और सिविलियन इकदामात के लिए सबसे बड़ा एजाज़ कंसिडर होता है। मैं बात कर रही हूँ अनायतुल्लाह खान साहब की, जिन्हें टाइगर भी कहा जाता है, जिन्होंने बहुत से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मिशंस में हिस्सा लिया और एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था कि वो अपने उस हादसे में टांग भी गवा बैठे, लेकिन उन्हें कोई इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है। वो प्राउड हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ सर्व किया बल्कि उनकी खिदमत को सराहा। बिल्कुल, इसके साथ साथ 4.5 किलोग्राम से ज़ायद धमाका खेज मवाद नकारा बनाने पर हीरो के एजाज़ से भी नवाजा गया है। तो उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा, किस तरह से जज्बा आता है इतना ज़्यादा और कितनी महारत इसमें चाहिए। इनायतुल्लाह खान साहब जो कि टाइगर के नाम से अपनी डिपार्टमेंट में मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम इनायतुल्लाह खान साहब। वालेकुम सलाम सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और हम तो सबसे पहले आपकी तारीफ़ करना चाहेंगे कि माशाल्लाह आपने जो एजाज़ हासिल किया है, जिस तरह से आपने खिदमत सर अंजाम दी हैं, पाकिस्तान की कौम जो है वो आपकी शुक्रगुजार है। बिल्कुल, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर। सर ये आप लोग की मेहरबानी कि आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है और मैं आप लोग को सलाम पेश करता हूँ, अपनी कौम को सलाम पेश करता हूँ कि हमारे जैसे लोगों की ये हौसला अफजाई होती है और हमारे लिए काम और आसान हो जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी अनायतुल्लाह साहब, आपने जितना अपना ये सफ़र एज बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड अब तक गुजारा और मुख्तलिफ की कॉल सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ। जी अनायतुल्लाह साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? हेलो जी, आवाज़ अब क्लियर हुई आप तक? आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ। आवाज़ को सॉर्ट आउट करते हैं हम, लेकिन मैं आपके ना मुख्तलिफ वाक़यात जो मुख्तलिफ खिदमात हैं उनके बारे में पूछना चाह रही थी। एक दफ़ा आपकी पूरी प्रोफाइल के अंदर ये भी लिखा है कि 4500 किलोग्राम से ज़ायद धमाका खेज मवाद था जिसे इन्होंने नकारा ना सिर्फ बनाया बल्कि उसको बिल्कुल डिफ्यूज़ कर दिया। तो मुझे बड़ा मतलब मज़ा आया ये स्टोरी पढ़ के कि आप उस टाइम पे कितना इंटेंस होते हैं, कितना उस पर आपका रिएक्शन टाइम क्या होता है, आप किस तरह से बड़ी इसमें महारत चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है जी। और इनायतुल्लाह खान साहब के बारे में मज़ीद जो कि हमारे पास प्रोफाइल है, 1998 में KP पुलिस में वो भर्ती हुए थे, 2000 में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में शामिल हो गए और मज़ीद उन्होंने बड़ी खिदमत से अंजाम दी, अभी भी कर रहे हैं। जी खान साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपकी खिदमत के हवाले से बताइएगा इस सफ़र के बारे में। ऑब्वियसली बड़ी मुश्किलात होगी, ट्रेनिंग और उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा बनना इटसेल्फ बहुत एक मुश्किल और ऑब्वियसली हौसला चाहिए इस काम के लिए। बिल्कुल, सफ़र कुछ यूं ही था जैसे आप लोग ने फरमाया कि हर सफ़र में मुश्किलात तो होते रहते हैं, लेकिन उस मुश्किलात आपको अपने मकसद से रोकने के लिए नहीं होते, बल्कि उससे बहुत कुछ सीख लेता है इंसान और बहुत कुछ तजर्बा हासिल कर लेता है और वो आगे मुस्तकबिल के लिए बहुत काम आता है। और उसी की वजह से, इन्हीं मुश्किलात की वजह से आज हम आप लोग के सामने हैं कि इतनी IEDs अल्लाह पाक ने हमारे हाथों से नाकारा करवाई। बिल्कुल खान साहब, आपने कोई काउंट रखा है अब तक कितने बॉम्ब्स जो हैं वो आपने नाकारा बनाए? कई सालों पर मुहित आपका ये करियर है जिसमें आपने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां तो बचाई हैं, लेकिन क्या आपने अपने लिए कोई काउंट रखा है कि कितने बॉम्ब्स आप अब तक डिफ्यूज कर चुके हैं? बिल्कुल, हमें एक एक लम्हा, एक एक सेकंड याद है और हमें काउंटिंग भी याद है। तकरीबन 298 IEDs इस टाइम तक नाकारा कर चुका हूं और उसमें 14 खुदकुश जैकेट्स हैं और तकरीबन 4 खुदकुश व्हीकल हैं और इसमें 350 एंटी पर्सनल माइंस हैं, जिसमें एक हादसे में मेरी टांग भी इस माइंस को नाकारा करते करते मेरी एक टांग भी उसमें मैं मतलब औज़ा भी गवा और आप लोग के सामने तो खान साहब, ये तो ऑब्वियसली बड़ी डिटर्मिनेशन की बात है कि आपने इस हादसे के बाद फिर भी कंटिन्यू रखा, तो इदारे ने बड़ी सपोर्ट की होगी ऑब्वियसली, आपको साथ साथ आपको लेकर चले और आपने भी ये काम नहीं छोड़ा। आपने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म था, टांग नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ के इस काम को सर अंजाम दें मजीद। नहीं, हमें तो खुशी होती है अपने कौम के लिए ऐसे अपनी कुर्बानियां देना, ये टांग की कोई बात नहीं है, ये तो मेरी बहुत मामूली अपनी कौम के लिए कुर्बानी है और अपने महकमे के लिए, और इसी महकमे की वजह से तो आज मैं अपनी कौम की खिदमत करने के लिए मौका मिला है और मेरा महकमा मेरे घर की तरह है
और अपने घर के लिए ये कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल सही, और यही आपका हौसला है जो आपको हीरो बनाता है, आपकी डिटर्मिनेशन है। खान साहब ये बताइएगा कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, जितना ये इदारा फैसिनेटिंग और अच्छा लगता है, उतना ही डेंजरस मिशंस के ऊपर ये काम करता है, उतना ही डेंजरसली ये ऑपरेट करता है। सो जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का पूरा गैजेट होता है, जो यूनिफॉर्म या जो पूरा उससे बॉम्ब से बचने के लिए, वो कितना हैवी होता है, उसको पहनकर इतने टेंस माहौल में बॉम्ब को डिफ्यूज करना ये कितना मुश्किल होता है। मतलब हमने तो मूवीज में ही देखी है ये चीजें कि ये वाली वायर काटनी है और यहाँ से ये करना है, असल में भी ऐसे होता है? बस यही तो वो ट्रेनिंग है और ये वो तजर्बा है कि एक चीज को आप जितनी, ये तकरीबन 75 kg वजन होता है बम सूट का, कितना, और उसके गर्मी भी होती है, सर्दी भी होता है, हर मौसम में हम इस तरह के काम करते रहते हैं। और इस तरह के काम को फोकस करना, यही वही हौसला अफजा बातें होती है जो हमें कौम देती है कि अपने काम को हमने कैसे करना। बिल्कुल। खान साहब कितना वजनी होता है ये सूट जो आप पहनते हैं? मैं समझ नहीं पाया, ये कितना वजनी सूट होता है जो आप पहनते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहनता है? ये 75 kg का होता है टोटल, हेलमेट से लेकर 75 kg, यानी कि पूरा कर लगाए तो 75 kg का। तो खान साहब बेसिकली तो एक पूरे एक ह्यूमन बॉडी के वेट के हिसाब से है कि एक पूरे ह्यूमन बॉडी आप साथ लेकर चलते हैं, इतना वजन है, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। फिर ऊपर से काम को एग्जीक्यूट करना, उसकी अलग से टेंशन। नहीं, कोई टेंशन नहीं होती, यही ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और ये ट्रेनिंग इसीलिए की जाती है कि आम नॉर्मल बंदे से ये चीज़ें हमारे लिए इतनी मुश्किलात नहीं डालती, बल्कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों की एक कॉन्फिडेंस देती है, चीज़ों की मतलब है उस जगह पे जो वजन हमने अपने आप पर डाला होता है तो वहाँ पे हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि इस चीज़ में इतनी ताकत है कि हम अगली क्योंकि खान साहब इतनी जबरदस्त बात की आपने, वो सीमा ने जो एक पूछा था ना, हमारा एक थोड़ा जनरल सा सवाल होता है कि वो क्या ऐसी तार देखते हैं, येलो, रेड, ब्राउन, कौन सी तार होती है, ग्रीन, जिसको काटा जाता है, बड़ी फेमस है, मूवीज में भी हम देखते हैं, वो वाकई कोई ऐसी तार होती है जिसको डिफ्यूज करो तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है? कोई ऐसी तार नहीं होती, क्योंकि जब दहशतगर्द होता है तो वो कोई कलर छोड़ के नहीं जाता, वो कोई अपनी कमजोरी छोड़ के नहीं जाता कि आसानी से बम टेक्नीशियन आए और कोई कलर पहचान के उसको काट कर उसको डिस्पोज कर दे। वो अपनी महारत करते हैं और उसमें हमारी महारत ये होती है कि हम उसमें अपना डेटोनेटर ढूंढते हैं। जब हमें अपने डेटोनेटर हाथ में आ जाते हैं, हमारी कानून में बर वक्त मौके पर कोई तार काटना जुर्म है। अच्छा, आपको पूरा अपनी महारत के साथ कैलकुलेशंस करके ढूंढना होता है वो पावर सोर्स कि कहाँ से वो डेटोनेट होगा। वेल खान साहब, आपका करियर माशाल्लाह इतने सालों पर मुहित है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला दे के आप आगे भी इस तरह से ही ना सिर्फ सर्व करते रहें, बल्कि यू आर ऑल्सो एन इंस्पिरेशन हमारी यूथ के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए कि कैसे मुल्क को कौम की खिदमत की जाती है और चेहरे पर स्माइल रखी जाती है। सो आप इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, लोगों को इंस्पायर करते रहिए। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आप आए। बहुत शुक्रिया इनायतुल्लाह खान साहब। और जैसे कि हमने बात की कि ये इंस्पिरेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे ही लोग, ऐसे ही जो हमारी फोर्सेस का हिस्सा हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सालवियत में अपना अहम किरदार अदा किया है। और जिस तरह से हमने शोहदा, हमारे 70,000 से ज़्यादा शोहदा हैं पेश कर दी, तो यही वो लोग हैं, यही वो हमारे फोर्सेस हैं, अवाम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा सलामत रहे। बिल्कुल, आमीन जी, इंशाल्लाह इसी तरह से कायम और दायम रहेगा। मैं और अबू ज़र आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।